सही आज हम डेटा लिंक लेयर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है बुक का। तो होपफुली इसको हम 1 या 2 वीक्स में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सिर्फ रिवीजन करेंगे पूरे कोर्स की और कुछ केस स्टडीज़ को देखेंगे, एग्जाम की पैटर्न की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट चैप्टर को हम कवर करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम बात करें ये दो लेवल जो लेयर आपकी बेसिकली डील करती है इथरनेट कार्ड्स के साथ और आपके जो हार्डवेयर के साथ। तो इसके अंदर पार्सली कुछ हार्डवेयर है, कुछ इथरनेट कार्ड्स है, कुछ इसके प्रोटोकॉल्स हैं। जो जिस तरह हम लैन कार्ड को इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर या वाईफाई कार्ड्स हमारे लगे होते हैं पीसीज के अंदर, तो वो बेसिकली डेटा लिंक लेयर के साथ डील कर रहे हैं। तो बाकी जो थे हमारे पास सारे हाई लेवल प्रोटोकॉल्स थे, तो ये बेसिकली हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इसके अंदर। और फिर तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हमारे पास लैन का मॉडल चेंज होता रहा है ओवर द ईयर्स। तो अब जो आजकल का लैन नेटवर्क है बहुत डिफरेंट है जो कि प्रीवियसली जो लैन नेटवर्क हुआ करता था आज से 15-20 ईयर्स पहले। तो उस पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी फ्लॉज थे जो कि अब ख़त्म हो गए हुए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आई हुई है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये देखो जिस आपके पास यहाँ पे लैन नेटवर्क से बना हुआ है, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर का यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी तो आपके पास इस तरह के नेटवर्क्स होते हैं कि आपके पास राउटर होता है, तो राउटर से आपके पास पैकेट राउट हो रहा होता है। पुराने ज़माने में आपको पता होगा कि यहाँ पे स्विच अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पर। तो अगर आपसे मैंने 80s की 90s की बात करूँ तो ये जो स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्विच नहीं था यहाँ पे, बल्कि इसकी जगह यहाँ पे हब होते थे। तो हब्स क्या करते हैं कि हब का मतलब है कि आपके पास हर तरफ ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा। तो अगर ये कंप्यूटर कोई पैकेट भेजेगा तो वो सबके पास रिसीव होगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। तो ये पुराने आपके पास लाइन नेटवर्क इस टाइप के थे। जो आजकल है इसके अंदर स्विचिंग होती है, तो उसमें अगर आपने पैकेट को सेंड किया यहाँ से तो वो आपकी खाली डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत मेजर आर्किटेक्चर का फ़र्क आया हुआ है लैंड का। तो ये एक डेटा लिंक लेयर के अंदर मेजर डिफरेंस है। तो काफ़ी सारे प्रोटोकॉल जो हम पढ़ेंगे अब वो पुराने लैंड पे अप्लाई होते थे और नए लैंड पे अप्लाई नहीं होते, और नए लैंड के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास हम लैंड की बात करते हैं, तो लैंड के ऊपर आपके पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम फ्रेम कह रहे होते हैं। तो जिस तरह हमने ऊपर हाई लेवल लेयर्स पे देखा था कि अगर हम यहाँ पे अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो हम उसको मैसेज कहते हैं। फिर जैसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर में आए तो हम सेगमेंट कहते हैं। फिर हम अगर उसके फिर नेटवर्क लेयर पे आए तो उसको आप पैकेट कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास फ्रेम्स आ गए यहाँ पे। तो इसलिए हर लेयर के लिए डिफरेंट नाम है। ये आपकी जो यहाँ पे पैकेट का डिफरेंट नाम यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस लेयर के लिए हम फ्रेम्स का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो फ्रेम का नॉर्मली साइज़ बहुत छोटा सा होता है, कि फ्रेम्स इतने बड़े नहीं होते। पैकेट्स बड़े हो सकते हैं लेकिन फ्रेम का जो यूनिट होता है वो छोटा सा होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के ट्रांसमिट करना है। आपने चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर एरर है तो आप जल्दी करेक्ट कर लो उसको। तो ये जिस तरह से आप देख सकते हो कि जिस तरह से ये एक डायग्राम के अंदर आपके पास एक सिंगल वायर यहाँ बनी हुई है जो कि आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रही है पूरे घर के अंदर। तो बेसिकली लैन का मेन जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आपके पास बेसिकली एक ही केबल पास करी होगी और सारे सारे कंप्यूटर्स उसी केबल से कनेक्टेड होंगे यहाँ। तो लैन कार्ड के थ्रू सबके सब इस केबल से कनेक्ट हो रहे होंगे। तो ये आपके पास इस तरह की जो पुराना जो ईथरनेट था आपके पास इस डायग्राम में नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली वो क्या होगा, वो ब्रॉडकास्ट चैनल पे काम कर रहे होंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इस तरह का डिज़ाइन था यहाँ पे। तो अब ऐसा डिज़ाइन नहीं होता, अब हर घर के अंदर यहाँ पे एक राउटर लगा होगा। जैसे ये आपके पास स्विच लगा हुआ, ये राउटर लगा हुआ, तो वो आपको राउट कर रहा होता है यहाँ पे लैन के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, अब थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो अब पहले जो लैन का मसला था वो वाईफाई का मसला बन गया हुआ है। अब चूँकि वाईफाई के नेटवर्क्स आ गए हैं तो वाईफाई फिर दोबारा से ब्रॉडकास्ट पे काम कर रहे हैं। तो वो जो प्रॉब्लम जो लैन में सॉल्व हुई थी और वाईफाई के अंदर आ गई हुई है, और वाईफाई के अंदर भी बहुत लिमिटेड चांसेस को कम्प्लीटली सॉल्व करने के, क्योंकि वाईफाई इनहेरेंटली ब्रॉडकास्ट रहेगा वैसे ही। तो हमारे पास लिंक लेयर पे ही सारे 3-4 काम हमने करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फ्लो कंट्रोल करना है कि अगर आपके पास सेंडिंग की स्पीड और रिसीविंग की स्पीड इक्वल रहे, यहाँ पे कम ज़्यादा ना हो। फिर एरर डिटेक्शन और करेक्शन वाले काम यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स सेंड करेंगे एरर करेक्ट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद लिखा हुआ कि आपके पास हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स मोड्स होते हैं यहाँ पे। तो ये हाफ सौ पे पुराने जो लैन कार्ड्स थे आपके, वो ज़्यादातर हाफ डुप्लेक्स पे काम करते थे आपके। तो एक वक्त में या तो वो सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अब ये चेंज हो गया और सब कुछ, तो अब ये फुल डुप्लेक्स पे ही हर चीज़ काम कर रही होती है आपकी।
तो अगर हम डायग्राम देखें तो बेसिकली हमारे पास एक नेटवर्क कार्ड की डायग्राम इस तरह नेटवर्क कार्ड इस तरह का होता है हमारे पास। तो उसके अंदर एक सीपीयू भी लगा होगा, मेमोरी भी होगी, कंट्रोलर भी होगा हमारे पास अंदर इंटरनली यहाँ पे। तो ये बेसिकली हम इस चीज़ के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं इस हार्डवेयर की चिप के ऊपर, वो सारे डेटा लिंक के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हम खुद से मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते विंडोज़ के अंदर, क्योंकि आपके ये चिप के ऊपर ये सारे प्रोटोकॉल चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से आपके पास ऐसे ही प्रोटोकॉल्स आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर नहीं सकते। थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो जिससे हम टीसीपी के नए वर्जन को बहुत आप अपडेट कर सकते हो। अगर आप अपनी विंडोज़ को अपडेट कर लो तो नई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ईथरनेट कार्ड का आपके चिप के ऊपर सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो इनके ऊपर मेजर चेंज कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फर्मवेयर लेवल पे आपके पास प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। फिर सबसे जो फर्स्ट चीज़ है इसके अंदर एरर डिटेक्शन वाला काम है यहाँ पे। तो एरर डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई वर्ड हो यहाँ पे बिट्स पड़े हो, तो एंड पे आप कुछ पैरिटी बिट्स असाइन कर दोगे जिसके ज़रिए हम एरर डिटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो अभी इसमें मसला क्या है इसके अंदर, अगर हम सिंगल पैरिटी बिट यूज़ करते हैं, सपोज करो कि आपके पास ये सारे बिट्स हैं और हमने यहाँ पे इवन पैरिटी मेंटेन करनी है, तो आप एक बिट यहाँ पे लगा दोगे। अच्छा, अब इस सिंगल बिट पैरिटी का बहुत लिमिट, आप बता तो सकते हो कि एरर है, लेकिन अगर सिर्फ एक बिट के अंदर हो, अगर एक से ज़्यादा बिट के अंदर है तो फिर आप नहीं बता सकते अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे। और दूसरा ये कि अगर पैरिटी बिट के अंदर भी एरर आ जाए तब भी डेटा तो आपका सही था, लेकिन हम कहेंगे कोई एरर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये 2-3 मसले इसके अंदर हैं। दूसरा है कि हम उसको करेक्ट भी, तो हम बता तो सकते हैं कि इसमें एरर है यहाँ पे, लेकिन करेक्शन का यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं है इसके अंदर। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्लॉक कोड्स यूज़ करते हैं। ब्लॉक कोड्स का मतलब है कि बजाय कि आप एक वर्ड ट्रांसमिट करो एक वक्त में, हम एक वक्त में 3-4 वर्ड्स का ग्रुप बना देते हैं यहाँ पे। तो सपोज करो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे बाइट था, फिर ये सेकंड बाइट है आपके पास, फिर ये लास्ट बाइट है आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक तो इनकी पैरिटीज़ कंप्यूट कर ली यहाँ पे से इवन पैरिटी हम मेंटेन कर रहे हैं इन पे। तो ये हमने सारी पैरिटी बिट्स यहाँ पे कंप्यूट कर ली। उसके बाद फिर हमने ये रो वाली पैरिटीज़ निकाली हैं कि कॉलम वाली पैरिटीज़ अलग से निकालेंगे, कि डिफरेंट बाइट्स के अगर फर्स्ट एमएसपीज़ की भी अलग से हम यहाँ पे पैरिटीज़ कंप्यूट करें। इसी तरह फिर हम यहाँ पे एलएसपीज़ की भी अलग से पैरिटी कंप्यूट करें, तो हम कॉलम की सारी पैरिटीज़ यहाँ पे कंप्यूट करें। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये कि हम बड़े आराम से इसको करेक्ट भी कर सकते हैं और लोकेट भी कर सकते हैं कि एरर किस बिट के अंदर एग्जैक्टली आई है। अगर आपके पास 1 बिट एरर आती है तो इसको लोकेट करना पॉसिबल हो जाता है हमारे पास। सपोज करो कि हमने ये वर्ड्स ट्रांसमिट किए, हमने कि 10101, फिर 111110, फिर 01110, ये 3 हमने वर्ड्स ट्रांसमिट किए। तो हमने क्या किया, हर एक के एंड पे यहाँ पे पैरिटी कंप्यूट की, तो इवन पैरिटी के लिए हमने 1 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया। फिर हमने उनकी कॉलम वाइज पैरिटी चेक की, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे सॉरी 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब सपोज करो कि ट्रांसमिट करते हुए इसमें से एक बिट आपके पास वो करप्ट हो गया, तो मैं कहता हूँ ये 1 की जगह यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे। तो अब आपके पास ये चीज़ रिसीव हो रही है यहाँ पे। तो अब हम क्या पैरिटीज़ को यहाँ पे चेक करें, तो ये वाली पैरिटी बिट आपके पास करेक्ट है, ये 0 करेक्ट नहीं है, आपके पास यहाँ पे एरर आ रही है इसके ऊपर। फिर अगला आपके पास करेक्ट है यहाँ पे, तो ये तीनों बाकी 2 करेक्ट हैं, एक में एरर है। तो हमें पता है कि इस रो के अंदर कहीं एरर होगी यहाँ पे, तो हमने कहा कि इस रो को हाईलाइट कर देते हैं, ये एक रो के अंदर आपके पास एरर है यहाँ पे। फिर कॉलम वाइज चेक करो इसको, कि इस कॉलम के अंदर चेक करो तो ये सही है, कोई मसला नहीं इसके अंदर, ये भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। तो फोर्थ कॉलम के अंदर भी इवन पैरिटी नहीं आ रही आपके पास यहाँ पे, तो हमें पता है कि इस कॉलम के अंदर भी पैरिटी आपकी सही चेक नहीं हो रही। अब ये रो कॉलम इंटरसेप्ट करेंगे तो वो बिट होगा जहाँ आपके पास एक्चुअल एरर आई होगी यहाँ पे। तो ये आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा है, जहाँ पे आपके पास कन्वर्ट हुआ हुआ है, ये 1 से 0 बना हुआ, तो एग्जैक्टली आपको पता है कि ये बिट जो है ये एरर में है, तो इसको ठीक फ्लिप कर लो तो ये 1 हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से ही हमको हम कहते हैं ब्लॉक कोड्स, कि आप ब्लॉक के फॉर्म में यहाँ पे कोड्स को यूज़ कर रहे हो। तो जब ब्लॉक कोड्स यूज़ करते हो तो आपके पास करेक्शन करना आसान हो जाता है यहाँ पे। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है एरर करेक्ट करने का, अगर आपके पास 1 बिट हो। तो इसी तरह 2 बिट हो, 3 बिट के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड्स बन जाते हैं आपके पास में। तो इसी तरह अगर आपको याद हो कि टीसीपी और यूटीपी के लिए भी हमारे पास कुछ चेकसम्स होते हैं यहाँ पे, कि कुछ आपने चीज़ों को सॉर्ट करके सेंड किया होता है चेक करने के लिए कि आपके पास टीसीपी का पैकेट या यूटीपी का पैकेट करप्ट नहीं हुआ हुआ, और रिसीवर उसको वेरीफाई करता है कि इसके अंदर एरर थी या नहीं थी। लेकिन अगर आपको याद होगा यूटीपी के साथ
मसला क्या होता है कि इसके अंदर आप रीट्रांसमिशन नहीं करवा सकते। तो यूटीपी का जो पैकेट चला गया वो चला गया हुआ, तो इसके अंदर कोई रीट्रांसमिशन का कोई सीन नहीं है। तो इसका मतलब कि बहुत सारे डिपेंड करते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर कि अगर कोई पैकेट में एरर आती है तो क्या डेटा लिंक लेयर के लेवल पर इसको करेक्ट किया जा सकता है, यानी कि आपके पास थोड़ी बहुत यहाँ पे चांस है कि डेटा लिंक इसको रिकवर कर ले, कि रीट्रांसमिशन करना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात है कि यूटीपी का जो पैकेट होगा ये बेतहासा फ्रेम्स में बनता है डिवाइड होता जाके। तो जो आपके पास अगर मैं कहता हूँ डेटा ग्राम है या पैकेट आपके पास अगर वो फोर एग्जाम्पल मे बी 5 KB का हो, लेकिन जो उसके फ्रेम्स बनेंगे मे बी वो 500 बाइट्स के बन रहे हो यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ मल्टीपल फ्रेम्स बन रहे होंगे उसके छोटे छोटे से यहाँ पे। तो अगर आपके पास इस पैकेट में कोई एरर आती है तो हो सकता है कि 5 फ्रेम्स आपके ठीक हों, कोई एक छठे फ्रेम में आपके पास एरर आ रही है, और छठे फ्रेम के अंदर करेक्ट करना आसान होगा क्योंकि खाली उसकी बैटरी विड्थ ख़राब हो रही होगी तो आप बड़े आराम से करेक्ट कर सकते हो। तो कई दफ़ा डेटा लिंक लेवल पर चीज़ें ठीक करना आसान होती हैं, लेकिन पैकेट लेवल को रीट्रांसमिट। जी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा मुझे बता सकते हो कहाँ तक आपको ब्रॉडकास्ट हुआ, कहाँ पे आप लोगों ने मिस किया जाके? सर आप एक बार स्लाइड शो करें, बता सकते हैं फिर से। यहाँ तक आ गए थे आप लोग? यस सर यही था।
अब CRC की बात कर रहे थे, तो CRC में कुछ जॉर की प्रॉपर्टीज़ को हमने देखना है। अच्छा, तो हम जॉर ऑपरेटर आपने पहले देखा होगा। तो जॉर बेसिकली क्या करता है, ये ऐड कर रहा होता है, बेसिकली एडिशन ही करता है यहाँ पर, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी, ये mod 2 में करेगा। अच्छा, mod 2 का मतलब क्या होता है कि आपने 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर कंप्यूट करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने डिवाइड बाई 2 करना है और फिर रिमाइंडर को यहाँ पे नोट करना है कि रिमाइंडर क्या आता है अगर आप डिवाइड बाई 2 करते हो। तो सिंपल ये इसका मतलब होता है mod का। सपोज करो कि अगर मैं बात करता हूँ कि mod अगर 12 की बात करता हूँ, mod 12 की, और नंबर आपके पास है यहाँ पर 25, तो इसका मतलब कि mod 12 में ये क्या बन जाएगा, 25 डिवाइड बाई 12, तो आपके पास यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा, इसका 1 बचेगा। तो ये 1 की इक्विवेलेंट बन जाएगा आपके पास mod 12 में। mod 12 में 25 1 की इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह mod 5 की अगर मैं बात करता हूँ, तो mod 5 में अगर मेरे पास 13 का नंबर है तो वो बेसिकली 3 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास 3 आता है अगर 5 से डिवाइड करो इसको। तो इसी तरह मैं जहाँ पे जॉर की बात करूँ, जॉर क्या है, सिंपल आपने ऐड करना है लेकिन mod 2 के अंदर करना है। अच्छा, इसको हम देखते हैं mod 2 में कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 1 0 बिट्स लूँ, इनको मैं जॉर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सिंपल आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये वैसे ही आपके पास बाइनरी के अंदर नंबर आ रहा है, तो वैसे ही 2 से छोटा है, तो रिमाइंडर वैसे ही 1 ही आएगा आपके पास। तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आ गया। फिर अगर मैं 0 1 करता हूँ, दोबारा से एडिशन करोगे 1 आ जाएगा आपके पास। फिर अगर मैं 0 0 करता हूँ, दोबारा से ऐड करो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 1 करता हूँ, तो अब मेरे पास एडिशन में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 0 आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए। अगर मैं 1 0 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ, सपोज मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 0 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो इसका मतलब कि mod 2 के अंदर रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा, तो उसको यहाँ पे 0 लिख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि आंसर यहाँ पे 1 0 बनता है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली सिंपल एडिशन हो रही है ये mod 2 के अंदर। तो एक ये प्रॉपर्टी है इसकी कि आपके पास ये जॉर का मतलब होता है कि आप mod 2 के अंदर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। फिर सेकंड चीज़ हम यहाँ पे नोट करते हैं कि जॉर के जॉर में क्या होता है कि अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, सेम रिजल्ट आपके पास आएंगे। जैसे सपोज करो अगर मैं कहता हूँ कि 1 प्लस 0 करना है मैंने अगर, तो मेरे पास 1 आ रहा है यहाँ पे। और अगर मैंने 1 माइनस 0 करना है mod 2 के अंदर, तो वो भी मेरे पास 1 आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इसी तरह यहाँ पे अगर 1 प्लस 1 करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 0 आ रहा है। और अगर मैं 1 माइनस 1 करता हूँ, तब भी मेरे पास 0 आ रहा है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि mod 2 के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम चीज़ है। तो अगर आप mod 2 की बात कर रहे हो, यानी तो आपके पास चाहे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, एक ही बात है, सिंपल आपने जॉर करना है। तो दोनों को हम इक्विवेलेंट यहाँ कर सकते हैं जॉर के। तो mod 2 के अंदर एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, दोनों यहाँ पे जॉर हो गए। तो हमने बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख ली। फिर एक हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे कि जॉर को हम यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, तो उसके अंदर आपने कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है यहाँ पे, सपोज करो। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई सीक्रेट यहाँ पैकेट है, इसके ढेर सारे बाइनरी नंबर्स हैं यहाँ पे। तो अगर आपने इसको सीक्रेट इसको इंक्रिप्ट करके भेजना है, तो मैं कहता हूँ ये आपके पास डेटा सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर मैं कहता हूँ आपके पास छोटा सा कोड वर्ड है, इसको मैं जी का वर्ड यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सपोज करो मेरा कोड वर्ड है यहाँ पे 1 0। ठीक हो गया, सही। अब मैं क्या करूँगा, जितने मेरे डेटा बिट्स हैं उतनी मैं 1 0 को यहाँ पे रेप्लिकेट कर लूँगा यहाँ पे। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 0। तो ऊपर जो भी बिट्स हैं वो आपके पास उतने टाइम्स में इसको रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं अब इन बिट्स को आपस में जॉर कर लूँगा। तो इनको मैंने जॉर करना स्टार्ट किया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, और यहाँ पे 0 1, फिर 0 और 1। तो ये मेरे पास अब ये इंक्रिप्टेड यहाँ पे मैसेज आ गया हुआ है, ये जॉर करने के बाद। तो मेरे पास ये इंक्रिप्टेड मैसेज यहाँ पे आ गया हुआ है। अच्छा, अब जॉर की खूबी क्या है कि जब मैंने इसको डिक्रिप्ट करना होगा, दोबारा क्या करूँगा, दोबारा जॉर करूँगा इसको जी के साथ। अगर इसको दोबारा जॉर करूँगा जी के साथ, अगर मैं इसको दोबारा से रेप्लिकेट करता जाऊँ यहाँ पे, मल्टीपल कॉपीज की बनाता हूँ जी यहाँ पे की, तो आपके पास दोबारा से 1 0 1 0 1 0 रिपीट हो रहा है। और जब मैं दोबारा इनको जॉर करूँगा यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, 0 1 0 1 1 1 1 1। यानी कि अब आपके पास डिक्रिप्टेड मैसेज आ गए जो कि एग्जैक्टली डी था आपके पास, तो वही डी यूजली आपको वापस यहाँ मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जॉर की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे हमारे पास, हम क्या यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं डी को जॉर करता हूँ जी के साथ, तो आपको एक डिफरेंट कोड वर्ड सा मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस कोड वर्ड को दोबारा जॉर कर दूँ जी के साथ,
तो आपको क्या मिलेगा, वापस डी मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे, इतना पार्ट जो था इसको हम कहते हैं इंक्रिप्ट करना, और जब हम सेकेंड टाइम जब उसको करते हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि आप डिक्रिप्ट कर रहे हो यहाँ पे। तो ये बेसिकली ज़ोर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके लिए आप कोडिंग करना, डिकोडिंग करना बड़ा आसान है ज़ोर को यूज़ करते हुए। और ज़ोर बेसिकली है क्या, मॉड 2 के अंदर बेसिकली आप एडिशन कर रहे हो यहाँ पे, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, सिंपल एडिशन की यहाँ बात करें। हम देखते हैं यहाँ पे CRC कोड्स को। तो CRC कोड्स क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपके पास D डेटा बिट्स है यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक G चूज़ करना है। G क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कोई कोड वर्ड होगा यहाँ पे, जिस तरह अभी हमने कोड वर्ड एक चूज़ किया हुआ था। फिर आप क्या करोगे, G अगर आपके पास 5 बिट्स का है यहाँ पर, तो फिर आपके पास यहाँ पे जो R होगा वो 4 बिट्स का होगा। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बिट कम कर लो, उसको आप R के इक्वल कर लो 4। तो कह रहे हैं कि अगर आपने 5 बिट का G रखा है, तो आपने 4 एक्स्ट्रा बिट्स लगानी है डेटा के बाद यहाँ पे। वो आपकी यहाँ पे CRC की बिट्स होंगी, यानी एरर करेक्शन डिटेक्शन वाली बिट्स होंगी यहाँ पे। तो कहने अगर आपको D बिट्स का डेटा है यहाँ पे, तो इसके एंड पे आपने 4 बिट्स लगानी है यहाँ पे एक्स्ट्रा, एरर चेक करने के लिए यहाँ पे। तो आगे 4 बिट्स लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास जो जनरेटर होगा, कोड वर्ड होगा, वो 5 बिट्स का होगा यहाँ पे। अच्छा, इसके फिर तो ये हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और कंप्यूट हम कैसे करते हैं ये, तो कंप्यूट करने का बड़ा आसान तरीका है हमारे पास, कि सपोज करो कि आपके पास डेटा है यहाँ पे, ये 10 ट्रिपल 10, ये आपके पास बेसिकली डेटा है यहाँ पे। और इस डेटा के लिए हमने CRC बिट्स कंप्यूट करनी है। और फिर हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो कोड वर्ड है यहाँ पे वो 1001 है, ये G कह रहे हैं हम उसको यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, पहले G को देखिए, बता सकते हो यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी। अगर G आपके पास 1001 है यहाँ पे, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यानी कि हम कितने बिट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा अटैच करेंगे डेटा के साथ, अगर G की वैल्यू यहाँ पे 4 बिट्स की आ रही है। तीन होनी चाहिए यहाँ पे, कि 4 बिट का यहाँ पे, तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सिंपल डी के एंड पे फिलहाल 3 जीरोस लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या, कैसा करो, फिलहाल यहाँ पे 3 जीरोस लगा दो, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि CRC कोड्स क्या होंगे, फिलहाल 000 अज्यूम कर लो। अच्छा, फिर आपको ये होती है हाँ हमारे पास कि अगर किसी नंबर को, नंबर है 55, पावर से
जी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी आप लोगों को आवाज़ आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है आपको अभी? आ रही है अभी? यस सर, आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक हो गया सही। अच्छा यहाँ से भी हमें कट ऑफ आपका हुआ हुआ है कि अगर हम किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर को 2 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके एंड पे 0 लग जाया करेगा, तो 1010 बन जाता है यहाँ पे। अगर 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 ज़ीरोस लग जाएंगे यहाँ पे। तो बेसिकली आपके पास बेस की डेफिनेशन यहाँ पे होती है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके आगे पास ज़ीरोस लगते हैं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई करके भी आगे पास ज़ीरोस यहाँ। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने उठा के यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है इससे। तो सिंपल हमारे पास लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे हो रही है, तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर एंड पे जाके रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे।